So now we'll discuss about customs and usage. तो अगर हम इसको सरल भाषा में समझे तो कस्टम और यूजेज का फ़र्क क्या होता है। सबसे पहले एक चीज़ को हम यूज़ करना शुरू करते हैं, जब वो नॉर्म बन जाती है तो वो हमारा कस्टम बन जाता है कि हमें उसको ऑलमोस्ट हर रोज़ ही फॉलो करना है। ठीक है। सो फर्स्ट कम्स यूजेज एंड इफ इट पासिस टू टेस्ट ऑफ बीइंग कांस्टेंट as well as uniform, then it will count as a custom. So the concept is of constant and uniform practice, then a particular thing or a particular law will be known as a custom. I've written here कि time frame कितना होना चाहिए for a usage to become a custom, वो डिटरमाइन नहीं है, डिपेंड करता है। उसमें बहुत कम टाइम भी लग सकता है, ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। उसके केसेस हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। स्टार्क साहब कहते हैं कि कस्टम बिगिंस वेर यूजेज बिकम्स जनरल। मैंने वही बोला ना, नॉर्म की जो मैंने बात करी, यहाँ पे नॉर्म लिखा था मैंने। ठीक है, तो जब जनरल हो जाएगी यूजेज तो कस्टम बन जाएगा। टॉस्टन हिल साहब ये कहते हैं देयर इज नो इंटरनेशनल रूल विच डिटरमाइंस एज टू व्हेन यूजेज बिकम्स कस्टम। ये टाइम फ्रेम के लिए है, टाइम फ्रेम के लिए। राइट तो कोई टाइम फ्रेम नहीं है, एक यूजेज कभी भी कस्टम बन सकता है इंटरनेशनल लॉ में। ठीक है। यूजेज रिप्रेजेंट्स ट्वाइलाइट स्टेज ऑफ कस्टम। अगेन अ ग्रेट स्टार्ट टू आंसर, यू कैन राइट दिस लाइन। राइट, ये अगेन थोड़ा सा मेस्ड अप है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। आर्टिकल 38(1)(b), 38(1)(b), यहाँ कस्टम्स की बात करी थी हमने। ठीक है, इंटरनेशनल कस्टम्स एज एविडेंस ऑफ जनरल प्रैक्टिस एज एक्सेप्टेड बाय लॉ। ठीक है, जनरल प्रैक्टिस जब कस्टम की हो जाएगी तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे हम एज ए लॉ। ठीक है, तो डिवीजन पहले ये की है कि पहले जनरल प्रैक्टिस और दोनों एक्सेप्ट हो जाने चाहिए और ये दोनों को एग्जिस्ट करने चाहिए। को एग्जिस्ट, दे हैव टू को एग्जिस्ट एज आई हैव रिटन हियर। सो जनरल प्रैक्टिस इज द फिजिकल और मटीरियल एस्पेक्ट ऑफ कस्टम, राइट, and the other one is the psychological element of custom. Right. So the concept of a custom being accepted has been in these three cases: SS Lotus case, Anglo-Norwegian fisheries case, and North Sea continental shelf case. Right. So for the general practice concept, right, it is the physical and material aspect, it is the psychological aspect, the accepted part is the psychological aspect, and the general practice is physical or material aspect of custom, right. So general practice is through state practice only. ठीक है, you have to remember that. इसके लिए केस कौन सा है? स्कॉटिया केस। ठीक है, ये है यूएस सुप्रीम कोर्ट का केस। अगेन मैं एक्सप्लेन करूँगा। एंड देर इज दिस केस कोलंबिया वर्सेस पेरू। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी लिख रखे हैं। ठीक है, एक एक्टिव रिकॉल कर लेते हैं साथ साथ। कस्टम्स डिवाइडेड हैं दो चीज़ों में। दो चीज़ें कौन सी है? जनरल प्रैक्टिस एंड एक्सेप्टेंस। फॉर जनरल प्रैक्टिस वी हैव टू केसेस, स्कॉटिया केस एंड कोलंबिया वर्सेस पेरू। फॉर एक्सेप्टेंस वी हैव थ्री केसेस, SS लोटस केस, एंग्लो नॉर्वेजियन फिशरीज केस एंड नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस। बेसिक मैं आपको बता देता हूँ कि कस्टम के लिए, कस्टम पे इजीली लॉ एग्ज़ाम में आपका इसके बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और यूपीएससी में भी आ सकता है, प्लस क्लैट पीजी में भी आ सकता है, और कोई भी आप लॉ एग्ज़ाम लो जिसमें आईएल है तो उसमें भी आ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्लस इनके केसेस से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सबको अगर क्रोनोलॉजी समझ आ रही हो तो आप ये देखिए कि हम सोर्सेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, सोर्सेज में हमने पहले सैलमेंट की बात करी। सैलमेंट की बात करने के बाद हम गए आर्टिकल 38 आईसीजे में। ठीक है, उसमें हमने बनाया क्या? एक पिरामिड। राइट, हमने उसमें एक बनाया पिरामिड। ठीक है, पिरामिड में सबसे ऊपर कन्वेंशन थी, कन्वेंशन, देन कस्टम, ठीक है, देन जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, राइट, एंड लास्टली था एक्सैक्यो एथ बोनो,
एक्स एको एथ बोनो। यहाँ क्या था ये आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। यस, सो दीज आर द केसेस. नाउ वील गेट टू द डिस्कशन ऑफ द केसेस. First, we'll get on to the asylum case. Very important case, extremely important. Colombia versus Peru. Right, यहाँ मैं लिख देता हूँ. It's Colombia versus Peru. Colombia versus Peru. So, the first case is the asylum case, Colombia versus Peru, and इसमें मेजर बात यह है कि ये जनरल प्रैक्टिस पे केस है एंड कस्टम वाज नॉट कांस्टेंट नॉर यूनिफॉर्म, राइट. सो दो लोग थे इसमें असाइलम केस में. एक थे मिस्टर हया दे ला तोरे, वाज अ फ्यूजिटिव एंड ही वाज इन पेरू. ही एंटर्स द एम्बेसी ऑफ कोलंबिया टू गेट हिम सेफ पैसेज एंड द आर्गुमेंट which he took was 1928 Havana Convention on Political Asylum, and both Colombia and Peru were parties of that convention. Arguments Colombia के ये थे कि the state which grants asylum shall determine the nature of crime. Peru का ये argument था, this convention is not applicable to ordinary criminal which violates the penal laws, right. According to them, ordinary criminals should not be granted asylum and there is custom which was constant and uniform. ठीक है, ऑर्डिनरी क्रिमिनल को तब तक नहीं मिल सकता जब तक स्टेट कंसेंट नहीं देता है, ठीक है. तो महाशय जी फ्यूजिटिव थे, पेरू में आ गए थे, ठीक है. पेरू में एम्बेसी ऑफ कोलंबिया में घुस गए थे ताकि सेफ पैसेज मिल जाए. आर्ग्यूमेंट ये था कि कस्टम जो है उस टाइम का इट इज़ कॉन्स्टेंट एंड यूनिफॉर्म, कि अगर किसी ने भी पीनल लॉज को वायलेट किया है तो उसका ट्रायल वहीं होगा जिस पर्टिकुलर कंट्री में वो है. आईसीजे ने क्या कहा? आईसीजे ने ये कहा कि अनलेस पेरू कंसेंट्स द असाइलम कैन नॉट बी ग्रांटेड. आईसीजे रिफ्यूज द कोलंबियन कंटेंशन एंड ऑब्जर्व्ड दैट कोलंबिया फेल्ड टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कस्टम दैट स्टेट ग्रांटिंग असाइलम can determine the nature of crime and therefore has right to provide a safe passage. ICJ further observed that the custom alleged by Colombia was not existent amongst the Latin American countries, whereas the custom as alleged by Peru is applicable since it was practiced constantly and uniformly. One of the most important paragraphs of this case is this, right. एक कस्टम जो था, जो कोलंबिया एलिज कर रही थी, वो कस्टम था ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था. वो ये कह रहे थे वो हमारी क्या कहते हैं हमारी स्टेट की जो एम्बेसी है पेरू में वहाँ चला गया, अब हम बताएंगे कि क्राइम क्या करना है. ये तो बिल्कुल नॉर्म के ख़िलाफ़ ही हो गया ना दोस्तों, राइट. तो इस वजह से इस कारणवश आईसीजे ने इसके खिलाफ अपना वर्डिक्ट दिया और वो बिल्कुल सही था क्योंकि उस टाइम एक्सेप्टेड नॉर्म नहीं था और अभी भी नहीं है, ठीक है. सो दिस वाज द केस. यहाँ पे पेरू को बोला कि आप हयात दल तोरे का अपना बढ़िया ट्रायल लीजिए अपनी कंट्री में ही, ये बाहर नहीं जा रहे हैं, ठीक है. दिस इज़ डन. मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा स्कॉटिया केस से पहले. ओपिनियो जुरिस साइविन नेसेसिटाटिस. ओपिनियन ऑफ लॉ और नेसेसिटी, इट इज़ नोन एज द साइकोलॉजिकल एलिमेंट, ठीक है. इसमें साइकोलॉजिकल एलिमेंट में कौन सी चीज़ें थी ध्यान करिए. यहाँ मैंने आपको बताया है जो एक्सेप्टेड कस्टम्स हैं, जो साइकोलॉजिकल एलिमेंट है उसके बारे में बात करनी है. यहाँ पे एसएस लोटस केस आएगा, एंग्लो नॉर्वेजियन फिशरीज केस आएगा, नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस आएगा, ठीक है. सो नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपिनियो जुरिस साइविन नेसेसिटाटिस विल कम इनटू प्ले. द ओपिनियन ऑफ लॉ or necessity, here it is written, particular state practice even though general in nature may not be considered as customary law unless there is a psychological element wherein a particular practice is recognized as obligatory. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ये इंट्रोडक्शन में भी आप लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा.
that a particular state practice, even though general in nature, may not be considered as customary law unless there is a psychological element wherein a particular practice is recognized as obligatory. ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का. बहुत ही सिंपल सी बात कही है इन्होंने. कहा ये है कि कोई भी अगर स्टेट प्रैक्टिस होगी, अगर जनरल भी हो, वो कस्टमरी लॉ नहीं होगी जब तक एक साइकोलॉजिकल एलिमेंट नहीं एंटर हो जाता है पूरे केस में. ठीक है, उस प्रैक्टिस में. और वो साइकोलॉजिकल एलिमेंट ऑब्लिगेटरी भी नहीं है. ऑब्लिगेटरी हो जाता है तब, अभी तो नहीं है, लेकिन जब हो जाएगा तब उसको मैं कस्टम मान लेंगे. राइट. तो इसमें हमारा पहला जो केस है दैट इज एसएस लोटस केस. इट्स अ पीसीआईजे जजमेंट ऑफ 1927, फ्रांस वर्सेस टर्की. ठीक है, कोलिजन होती है यहाँ पे. ठीक है, कोलिजन होती है यहाँ पे दो शिप्स की हाई सीज़ में. ठीक है दोस्तों, हाई सीज़ में यहाँ पे कोलिजन हो जाती है. एक होती है फ्रेंच शिप एसएस लोटस और उसका हेड होता है मिस्टर ड्यूमन्स. राइट. टर्की की शिप होती है बोस्कोट, कैप्टन होता है हसन बे. बोथ कोलाइडेड इन हाई सीज एंड 8 people in Boskoट were dead. They died. They died on the spot. But हसन बे साहब नहीं मरते. When SS Lotus reached Turkey waters, they arrested demons. Demons थे यहाँ पे. Dispute went to PCIJ. फ्रेंच की कंटेंशन ये थी, whichever is a flag state should have the jurisdiction to prosecute. Whichever is a flag state should have the jurisdiction to prosecute. It is a customary law. लोटस प्रिंसिपल ने नई चीज़ें बनाई. इसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टम था वी वेंट ओवरबोर्ड. राइट. लोटस प्रिंसिपल. In this landmark case, PCIJ, while rejecting the French contention, observed that in practice states abstained from instituting criminal proceedings. However, they never felt obliged or compelled to do so. Therefore, there was no proof of opinio juris as regards to the same custom. Right. इसमें ये बोला PCIJ ने रिजेक्ट कर दिया फ्रेंच का क्लेम और ऑब्जर्व किया कि in practice state abstained from instituting criminal proceedings. However, they never felt obliged or compelled to do so. ठीक है, कुछ स्टेट्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट कर देते हैं लेकिन वो ऑब्लाइज नहीं होते हैं, कंपेल नहीं कर सकते हैं हम उन लोगों को. देयरफॉर देयर वाज नो प्रूफ ऑफ ओपिनियो जुरिस एज रिगार्ड्स टू द सेम कस्टम. मतलब साइकोलॉजिकल एलिमेंट नहीं था. तो लोटस प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इसमें. ठीक है, लोटस प्रिंसिपल्स ये थे. स्टेट कैन नॉट एक्सरसाइज इट्स ज्यूरिसडिक्शन आउटसाइड इट्स टेरिटरी अनलेस अ ट्रीटी और कस्टमरी लॉ परमिट्स इट, फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड सेकेंडली, विद इन इट्स ओन टेरिटरी अ स्टेट में एक्सरसाइज इट्स ज्यूरिसडिक्शन इन प्रैक्टिकली एवरी मैटर if there is no specific rule of international law permitting it to do so. It is considered to have give approval to positivist law. Positivist law क्या था? रिवाइज करिए और कमेंट में लिखिए. आपको मैंने अभी पढ़ाया था कुछ समय पहले. और स्टेट कैन नॉट एक्सरसाइज इट्स ज्यूरिसडिक्शन आउटसाइड इट्स टेरिटरी अनलेस अ ट्रीटी और कस्टमरी लॉ परमिट्स इट. अब मैं इसको समझाता हूँ आप लोगों को. एक फॉर एग्जांपल स्टेट है, ठीक है, वो आप अनक्लॉज को मैं आप लोगों को जो पढ़ाऊँगा, जो उसमें नॉटिकल माइल्स का कॉन्सेप्ट आएगा. ठीक है, तो एक्स नॉटिकल माइल्स के आगे जहाँ हाई सीज होते हैं वहाँ एक स्टेट अपना ज्यूरिसडिक्शन नहीं एक्सरसाइज कर सकता. राइट.
state cannot exercise its jurisdiction outside its territory unless a treaty or a customary law permits it. अगर यहीं पे कोई कस्टमरी लॉ आ जाए, वो परमिट कर दे, तो माना जा सकता है, लेकिन आइडियली ये नहीं होता है. Within its own territory, a state may exercise its jurisdiction in practically every matter, even if there is no specific rule of international law permitting it to do so. एक स्टेट, फॉर एग्जांपल यही स्टेट है, ये स्टेट है, यहाँ पे मैंने दिखा रखा है आप लोगों को, वो किसी भी मैटर में अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर सकता है, इवन इफ देर इज, अगर आईएल ना भी हो तब भी वो एक्सरसाइज कर सकता है. कोई भी इंटरनेशनल लॉ उसको गवर्न नहीं कर रहा हो तब भी इट कैन एक्सरसाइज इट्स जुरिस्डिक्शन. दैट इज द पॉइंट विच द टू लोटस प्रिंसिपल्स said. And if you write this last line, that it is considered to have give approval to positive law, mind me or not, people will forget it and you will gain a mark. हम यही है, सबको छोटी छोटी चीज़ें तो सब पढ़ के आएंगे, लेकिन अगर हम ये कुछ पॉइंट्स जो एडिशनल पॉइंट्स हैं हम ऐड करते रहेंगे बीच बीच में अपने आंसर्स में, इसकी हमें आदत अभी से डालनी पड़ेगी, तब आप लोग एक बेहतर आंसर आगे जाके लिख पाएंगे. नेक्स्ट वी हैव इज नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस. ब्यूटीफुल केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस एट द सेम टाइम. जर्मनी और डेनमार्क प्लस नीदरलैंड्स का केस था. डिस्प्यूट था टेरिटरी के रिलेशन में. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बेहतर ड्राइंग करके सिखाता हूँ. यहाँ पे ज्योग्राफी भी आ गई है, जो यूपीएससी वाले लोग हैं उन्हें समझ आएगा, बट ये पूरा सी बेड आ गया है यहाँ पे. ठीक है, अब अगर कोई यूपीएससी वाला, तो आप बताइए ग्यूट क्या होता है, कमेंट में लिखिएगा. ठीक है, बट मैं आपको ये अब केस समझाता हूँ. ठीक है, फॉर एग्जांपल 2-3 कंट्रीज़ हैं एक साथ, जैसे वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है ना, जो ऐसे साथ में एकदम से जुड़ी हुई हैं यहाँ पे. ठीक है, और यहाँ पे भी वो नॉर्वे है और फिनलैंड है, ऐसे याद रखे हैं सारे. ठीक है, यहाँ नॉर्थ सी आता है. ठीक है, तो यार यहाँ पे ना बहुत ही संकरा सी है और आसपास सारे स्टेट्स ना जुड़े हुए हैं. फॉर एग्जांपल ये एक्स स्टेट है और ये वाई स्टेट है. ठीक है, अब यहाँ पे 200 नॉटिकल माइल्स तो क्या पता ना हो, है ना, पॉसिबिलिटी है. तो फिर हाई सीज कहाँ तक किसके हैं, इसके बीच में ये केस है, ये डिस्प्यूट उस रिलेशन में है. ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ 50 नॉटिकल माइल्स का फ़र्क था इस केस में. यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ कहाँ है, ये रहा, यहाँ लिखा हुआ है. तो 50 नॉटिकल माइल्स में स्टेट ए और स्टेट बी के बीच में कौन कितना यूज़ कर सकता है सी, उस पर पूरा केस था. 1958 जेनेवा कन्वेंशन की हमने यहाँ बात करी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे वो कन्वेंशन है. अगेन ये आपको रटना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन. 1958 जेनेवा कन्वेंशन की हमने बात करी, एंड आर्टिकल 6 ऑफ जेनेवा कन्वेंशन ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ यूज़ हुआ है. यहाँ पे आर्टिकल 6 यूज़ हुआ है. आईसीजे का और ऑब्जर्वेशन क्या था, इन दिस केस द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस held that the equidistance rule mentioned in Article 6 of 1958 Geneva Convention on continental shelf lacks psychological element because there is no evidence that the states felt compelled to draw an equidistance line by reason of rule of customary law obliging them to do so. ठीक है, बात सीधी सीधी ये गई कि इस आर्टिकल में ये लिखा है कि अगर 50 नॉटिकल माइल्स है, ठीक है, तो उसको इक्वली डिवाइड करो आपस में. तो ये साइकोलॉजिकल एलिमेंट लैक करता है, ये आप सब लोगों को दिख रहा होगा. तो इस वजह से आईसीजे ने इस आर्टिकल को डाउनग्रेड करा और बोला कि देयर इज़ नो नीड टू कंपेल दिस थिंग. अंडरस्टूड? दिस इज़ द थिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इसको लिखना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर इंटरनेशनल स्टैट्यूट में साइकोलॉजिकल एलिमेंट नहीं था, इसलिए उसे खारिज कर दिया गया. दैट इज़ द क्रक्स, राइट. नेक्स्ट वी कम टू द एसएस लोटस एंड इट्स एक्टिव रिकॉल पर से एसएस लोटस और नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस. ठीक है,
customary international law, if it's not backed by opinio juris, will not have legal sanctity. दोनों केस में ये बोला गया, ठीक है, यहाँ पे भी यही बोला गया था अगर ओपिनियन जुरिस नहीं होगा तो, और यहाँ पे भी यही बोला गया था, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट प्रैक्टिस का मैंने एक केस तो आपको समझा दिया था। कौन सा केस था बताइएगा मेरे को, कौन सा केस था? स्कॉटिया केस था क्या? नहीं, कोलंबिया वर्सेस पेरू मैंने आप लोगों को समझाया था, ठीक है। तो यस, म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन स्टेट्स through correspondences, bilateral treaties, MOU, press releases, XYZ, gives a hint on evidence of practice of states followed in the sphere of international relations. Mutual relations between the states, if it has to be considered a state, practice will have to be extensive and uniform. ये स्टेट प्रैक्टिस की बात है कि अगर किसी भी दो स्टेट्स के हमें प्रैक्टिस को पता लगाना है, बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन उनके पता करने हैं, तो उनके MOU और करंट अफेयर्स की जो डेवलपमेंट है वो देख के हमें पता लग सकता है, हिंट पता लग सकता है हमें, वो यही कहना चाह रहा है कवि यहाँ पे। और म्यूचुअल रिलेशन कितने होंगे उनकी ट्रेड से भी पता लगेगा, ठीक है, सोशल मीडिया हैंडल से भी पता लगेगा, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल बीइंग व्हाट इज़ हैपनिंग इन USA, वो पूरा सोशल मीडिया गेम तो साथ साथ चल रहा है उनका। नाउ विल कम टू दी नॉर्वेन फिशरीज केस। इसमें UK वर्सेस नॉर्वे का केस था। अभी मैंने आपको बताया कि क्या चल रहा था वहाँ पे, राइट। मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि नॉर्वे के आसपास, और यहाँ UK आ जाएगा, यहाँ आगे जाके UK भी है, ये पूरी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है। तो बहुत इश्यूज़ हैं यहाँ पे ना, टेरिटरी के, डेमोग्राफिक्स के, तो उन सबको हमें ध्यान से देखना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे था 10 माइल रूल इन बे डिलिमिटेशन, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये UK है और यहाँ नॉर्वे जा रहा है, तो यहाँ ना बेज होते हैं, बे, जैसे इंडिया में कौन सा है, बे ऑफ बंगाल, तो यहाँ पे भी एक बे है, ठीक है। तो उस बे का कितना पार्ट UK के पास जाएगा और कितना पार्ट नॉर्वे के पास जाएगा, दैट इज़ द क्वेश्चन हियर। 10 माइल रूल इन बे डिलिमिटेशन, दैट वाज द रूल, ठीक है। व्हाट इज़ अ बे? बे इज़ अ ब्रॉड इनलेट ऑफ द सी वेयर लैंड कर्व्स इनवर्ड। देखा मैंने आपको, यहीं पे इनवर्ड लैंड कर्व कर रहा है। व्हाट इज़ अ fjord? इट इज़ अ नैरो इनलेट ऑफ सी बिटवीन क्लिफ एंड स्टीप स्लोप्स। ज़रूरत नहीं है, आई थिंक मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखने के लिए आपके लिए डाला हुआ है। ICJ, while rejecting UK's 10 mile rule argument in demarcation of bays, held that since Norway has consistently opposed it, it becomes of unique configuration of Norwegian coast. The contention of UK was rejected. However, once a custom which is already established, any subsequent dissent by state would not affect the validity of the rule. The point to be noted here is any rule which has reached the status of customary law cannot be abrogated by state practices. ICJ ने यहाँ पे UK का 10 माइल रूल जो आर्गुमेंट था उसको खारिज करा, ठीक है, क्योंकि नॉर्वे ने उसे कंसिस्टेंटली अपोज किया है, और ये कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है, important configuration that the contention of UK was rejected. The point to be noted here is that any rule which is reached status of customary international law cannot be abrogated by state practices, ठीक है। तो यहाँ पे उसको खारिज किया, लेकिन फिर ICJ ने ये बोला, however once a custom which is already established, any subsequent dissent by a state would not affect the validity of the rule. तो यहाँ पे यही होगा कि कहना गलत गलत, छुपाना सही सही, ठीक है। ये नुसरत फ़तेह अली खान साहब की लाइन थी। ये ICJ अपने शब्दों के साथ खेल रही थी। उन्होंने बोला कि ये कस्टम ही है, क्योंकि ऑलरेडी एक जनरल प्रैक्टिस हो गई है और ये नॉर्म बन चुका है, सीधी बात, ठीक है। ये बातों में उलझाने की बातें थी, बस अपनी जजमेंट को बड़ा किस तरीके से लिख पाए। फुल रिस्पेक्ट टू ICJ, बट इवेंचुअली द जजमेंट वाज दैट कि UK वाज राइट, एंड देन केम दी स्कॉटिया केस, राइट। US सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, USA वर्सेस UK। दो शिप थी यहाँ, देखिए बहुत ही मतलब मस्त दो शिप थी। स्कॉटिया साहब UK के थे, बर्कशायर थे US के। फ़र्क ये था कि एक थी ब्रिटिश स्टीम शिप और दूसरी थी सेलिंग शिप।
दोनों में हो गया collision. Collision occurred in 1867 in high seas. In 1863, the British made rule that every ship which sails or is a steaming ship, they should have different navigational lights. That is the catch. Steamer should be red and sailing should be blue. 30 different countries have adopted this unilateral state practice. ठीक है. But in Scotia case, US Supreme Court held the custom need not be ancient to become international law. Rather, if it is accepted by a number of nations, it may then become customary law. कुछ amount of nation ने अगर कस्टम मान लिया है तो वो ऑब्लिगेटरी हो जाएगा. ठीक है, ध्यान रखिए. Then in between 1863 and 1871 this rule became an international customary law. ठीक है. Now sources of IL हमने कर लिए, नेचर एंड डेफिनेशन कर लिया, सोर्सेज ऑफ IL हमने कर लिया है. चारों केस का एक्टिव रिकॉल हम लोग करेंगे अगली क्लास में. अगर आपको ये अच्छा लगा, इफ़ यू लाइक्ड वॉट एवर यू सॉ, share it with your friends who like to study international law or in general are prepping for any law exam in which international law is there. I'll soon enough upload PYQ plus current affairs from February 2025. That is the scene, and thank you if you saw it till here. Like, share and सब्सक्राइब. यहाँ पे भी हमें निमोनिक का ही यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि पेपर में निमोनिक याद रहते हैं.